नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जो एसएससी और बैंक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके थे। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने उस सेकंड वीडियो को आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस को फिर से लिया गया है जो एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर अपने ईडियम नंबर 1 की। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। तो मैं आपको बता दूं, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक। FLOG, फ्लॉग मीन्स चाबुक। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था, फ्लॉग मीन्स होता है चाबुक और डेड हॉर्स यानी होता है मरा हुआ घोड़ा। तो आप बताइए, अगर कोई घोड़ा मरा हुआ है और आप उसे चाबुक मारेंगे, आप उसे चाबुक से पीटेंगे और आगे चलने के लिए उसे हाँकेंगे, तो क्या वह घोड़ा आगे चलेगा? नहीं चलेगा। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब हो गया मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना, मरे हुए घोड़े को चाबुक से हाँकना। तो अगर आप मरे हुए घोड़े को चाबुक से हाँकोगे तो मतलब आप बेकार यानी कि यूजलेस प्रयास करोगे, यानी कि मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारने का कोई भी सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मरा हुआ है, वो चल नहीं सकता है। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मीन्स हो गया बेकार प्रयास करना, मीन्स टू डू यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि टू वेस्ट टाइम। तो अगर आप अपना समय बर्बाद करते हो, आप बेकार में प्रयास करते हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। ठीक है ना? जैसे कि हम कह सकते हैं द पुलिस आर ट्राइंग टू डिकोड द क्रिमिनल। पुलिस अपराधी को समझाने की कोशिश कर रही है। एंड दे आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, और वो एक डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहे हैं, एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे हैं, यानी कि वो एक यूजलेस वर्क कर रहे हैं, एक यूजलेस प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, इफ़ यू राइट योर नेम ऑन वाटर, अगर आप अपना नाम पानी पे लिखोगे तो इसका मतलब क्या पानी पे नाम लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। आप जितने भी प्रयास करोगे, सारे के सारे प्रयास आपके यूजलेस रहेंगे। तो इफ़ यू राइट योर नेम ऑन वाटर, अगर आप अपना नाम पानी पे लिखोगे तो यू मस्ट फ्लॉग ए डेड हॉर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारोगे, यानी कि आप यूजलेस एफर्ट करोगे, बेकार के प्रयास करोगे। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मीन्स टू डू यूजलेस एफर्ट्स। अब बात करते हैं सेकंड ईडियम की, जिसमें लिखा हुआ है एन ओल्ड फ्लेम। तो ओल्ड यानी हो गया पुराना, और फ्लेम बोलते हैं आग को। ठीक है दोस्तों, तो एन ओल्ड फ्लेम का मतलब पुरानी आग नहीं है, इसका मतलब है एन ओल्ड लवर, यानी कि जो पुराना प्रेमी होता है उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ठीक है दोस्तों, तो एन ओल्ड फ्लेम मीन्स हो गया एन ओल्ड लवर, एक पुराना प्रेमी। तो पुराने प्रेमी को इडियोमेटिक फ्रेज में कहा जाता है एन ओल्ड फ्लेम। तो ए पर्सन हु हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पहले तो रोमांटिक रिलेशनशिप था लेकिन अब नहीं है। ध्यान देना, अगर पहले रिलेशन था और अब भी है तो उसको ओल्ड फ्लेम नहीं कहा जा सकता। ओल्ड फ्लेम केवल उसी को कहा जाएगा जिसका पहले रोमांटिक रिलेशनशिप था लेकिन अब नहीं है। तो जो पुराना प्रेमी होता है, ओल्ड लवर होता है, वह ओल्ड फ्लेम कहलाएगा। जैसे हम कह सकते हैं सलमान खान इज़ एन ओल्ड फ्लेम ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है ना? तो जो सलमान खान है वो ऐश्वर्या राय का पुराना प्रेमी, जैसा कि अपन टीवीज़ के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर हम देख चुके हैं, कई बार आता है। तो सलमान खान इज़ एन ओल्ड फ्लेम ऑफ ऐश्वर्या, ये बिल्कुल सही है। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं यस्टरडे आई मेट माई ओल्ड फ्लेम। यस्टरडे आई मेट माई ओल्ड फ्लेम, कल मैं अपने पुराने प्रेमी से मिला। तो इसका मतलब फ्लेम का मतलब प्रेमी से है। जैसे अपने से कोई कहे इज़ दैट योर ओल्ड फ्लेम, क्या वह तुम्हारा ओल्ड फ्लेम है? ओल्ड फ्लेम मीन्स क्या वह तुम्हारा पुराना प्रेमी है? तो अगला क्या जवाब देता है? नो, नहीं। ही वॉज, वह था, यानी पुराना प्रेमी था। बट नाउ वी हैव रिकनेक्टेड, लेकिन अब हम वापस से जुड़ चुके हैं। तो ओल्ड फ्लेम मीन्स एन ओल्ड लवर, पुराना प्रेमी। ठीक है ना? तो अगर कोई प्रेमी था लेकिन अब वो प्रेमी वापस से बन गया, वापस से उसने पैचअप कर लिया, तो आप उसे ओल्ड फ्लेम नहीं कह सकते। तो बात करते हैं अब ईडियम नंबर 3 की, जिसमें लिखा हुआ है एट द ड्रॉप ऑफ हेट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे H80 नहीं है, यहाँ पे H80 है, और हेट का मतलब यहाँ पे टोपी से है। ठीक है ना? तो एट द ड्रॉप ऑफ हेट, इस ईडियम की ओरिजिन कैसे हुई कि जब पहले रेस के गेम होते थे, जैसे हॉर्स राइडिंग का हो गया या फिर कार रेसिंग का हो गया। आजकल तो आप देखते होंगे कि जैसे रेसिंग शुरू होती है तो एक लड़की
उस क्रॉस लाइन पे खड़ी रहती है एक झंडे को लेके, एक फ्लैग को लेके, और जैसे वो झंडे को नीचे डालती है, नीचे गिराती है, उसी के साथ रेस शुरू हो जाती है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था कि जैसे ही किसी रेस को शुरू किया जाता था तो एक आदमी अपनी टोपी लेके उस लाइन पे खड़ा हो जाता था, और जैसे ही वो टोपी को नीचे डालता यानी कि नीचे गिराता, तो नीचे गिराने के साथ ही रेस को स्टार्ट माना जाता था। ठीक है ना। जिस तरीके से अपन आजकल कह सकते हैं किसी को, जैसे कि हम आजकल कोई भी रेस शुरू करने से पहले बोलते हैं रेडी स्टेडी गो, तो गो बोलने के साथ ही वो रेस शुरू हो जाती है। वैसे ही पुराने टाइम के अंदर एक आदमी लाइन पे खड़ा रहता था, टोपी हाथ में रखता था, और जैसे ही वो अपनी हेड को हाथ से छोड़ता था, हाथ से ड्रॉप करता था, तो हेड को हाथ से छोड़ने के साथ ही रेस को स्टार्ट माना जाता था। ठीक है ना। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब हो गया इमीजिएटली, यानी कि तुरंत ही, यानी कि जैसे ही टोपी हाथ से गिरी, हाथ से छूटी, उसके छूटने के साथ ही तुरंत ही आपको अपना काम शुरू कर देना है। यानी कि जैसे ही टोपी हाथ से छूटे तो विदाउट हैविंग टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट, यानी कुछ भी नहीं सोचना, बिना सोचे समझे आपको तुरंत ही काम शुरू कर देना है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मीन्स हो गया इमीजिएटली, यानी कि तुरंत ही। आजकल जैसे बहुत सारी रेस स्टार्ट होती है तो एक गन के साथ भी शुरू किया जाता है कि जैसे ही फायर को, मतलब गन से फायर किया जाता है तो फायर करने के साथ ही रेस शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ अब है वो चीज़ पहले हेड के साथ होती थी। तो जैसे आपने टोपी गिराई, टोपी गिराने के साथ ही, तो टोपी गिराने का मतलब है तुरंत ही, जैसे ही टोपी गिरी आपकी रेस स्टार्ट। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड मीन्स इमीजिएटली, मीन्स तुरंत ही, बिना सोचे समझे। एज द थीप सा द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, दे रेन अवे, सॉरी दे के स्थान पे यहाँ पे आपको ही का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, एज द थीप सा द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे एट द ड्रॉप ऑफ हेड, यानी कि वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, एज आई ओपनड माई माउथ, जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, तो अ फ्लाई एंटर्ड माई माउथ, एक मक्खी ने मेरे मुंह में प्रवेश किया। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड का मतलब टोपी के गिरते ही। तो यहाँ पे आपको HAT लेना है, और एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब क्या होगा, टोपी के, मतलब सॉरी, एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब क्या होगा, तुरंत ही, इमीडिएटली, इमीडिएटली। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ईडियम की। तो इसके अंदर आपको 3 ईडियम एक साथ दिए गए हैं, तीनों का सेंस एक ही होता है। पहला तो है एट सी, दूसरा है एट ए लॉस, तीसरा है एट वंस विट्स एंड। जो थर्ड ईडियम है इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था विट का मतलब बुद्धि, एंड यानी होता है समाप्त होना। तो जब किसी इंसान की बुद्धि समाप्त हो जाती है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब हो गया किसी इंसान की बुद्धि खत्म होने पे, तो बुद्धि खत्म हो गई यानी कि उसे समझ में नहीं आएगा, वो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि समझ में नहीं आना, कन्फ्यूज्ड हो जाना, परप्लेक्स हो जाना कि क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि वह इंसान जो उस स्टेट में चला जाता है जहाँ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे बोला जाता है एट वंस विट्स एंड। अब इसी फ्रेज को, इसी ईडियम को हम एट ए लॉस भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर एट ए लॉस का मीन्स ये होता है तो क्यों होता है, तो देखो, जब किसी भी इंसान को किसी बिजनेस के अंदर या किसी भी काम के अंदर कोई लॉस हो जाता है, लॉस मीन्स नुकसान हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपको करोड़ों का लॉस हो गया, तो करोड़ों का लॉस होते ही क्या होगा, उस इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, वो टेंशन में आ जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, वो एक तरीके से पागल हो जाएगा। तो एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब नुकसान में नहीं, एट ए लॉस का मीन्स होगा उस स्थिति में चले जाना जिसमें समझ में नहीं आए क्या करना है और क्या नहीं करना। अब बात करते हैं थर्ड फ्रेज की। तो इसमें लिखा हुआ है एट सी। तो देखिए पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि जब नाविक अपनी बोट को, अपनी जहाज़ को लेके समुद्र की यात्राएं करते थे, तो उनके पास नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट होते नहीं थे कि आपको दिशा का ज्ञान हो जाए, मतलब इतने सटीक
इतने सटीक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं थे। तो जब कई बार क्या होता कि समुद्र में तूफान आता या कोई ज्वार भाटा आता तो वे लोग वहाँ फंस जाते, और फंस जाते तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि समुद्र तो काफ़ी बड़ा होता है वहाँ पे, तो उनको पता ही नहीं चलता किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो मतलब वो कन्फ्यूज्ड हो जाते थे, वो उस स्थिति में चले जाते थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एट सी का मतलब आप एक मछुआरे हो, आप नाव लेके समुद्र में चले गए और आपके पास दिशा वाले, नेविगेशन को बताने वाले, डायरेक्शन को बताने वाले कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो ये जो तीनों ईडियम है, एट सी, एट ए लॉस और एट वन विट्स एंड, इन तीनों का मीन एक ही है, यानी कि नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि समझ में नहीं आना क्या करे या क्या नहीं करे, यानी कि इन ए सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूज़न, यानी कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में चले जाना। जैसे मैंने कहा आफ्टर लूजिंग द मैच, आफ्टर लूजिंग द मैच, मैच खोने के बाद आई वॉज एट सी। तो आई वॉज एट सी का मतलब ये नहीं कि मैं समुद्र में था, यानी कि मैं उस स्थिति में था जिस स्थिति में कोई इंसान समुद्र में जाने के बाद में बिल्कुल परेशान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कह सकता हूँ एज आई मेट मिस्टर मोदी, जैसे ही मैं मिस्टर मोदी से मिला तो आई वॉज एट ए लॉस। अब देखो पहले हमने एट सी बोला, अब हमने बोला आई वॉज एट ए लॉस। तो एज आई मेट मिस्टर मोदी, जैसे ही मैं मिस्टर मोदी से मिला तो आई वॉज एट ए लॉस, यानी कि मैं कन्फ्यूज्ड था वॉट टू आस्क हिम, कि उससे मैं क्या पूछूं। समझ में आ गया दोस्तों? तो एट सी, एट ए लॉस और एट वन विट्स एंड, इन तीनों का मतलब होगा टू बी कन्फ्यूज्ड, टू बी इन a state where you don't know what to do or what not to do। तो चलिए नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट है अ फ्लैश इन द पैन। तो फ्लैश का मतलब आप जानते हो, फ्लैश मीन्स होता है चमक, और पैन आप फ्राइंग पैन की बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस पिक में दिख भी रहा होगा कि गैस के ऊपर एक पैन रखा हुआ है, फ्राइंग पैन रखा हुआ है जिसमें से आग भी निकल रही है। तो आपने दोस्तों कई बार होटल्स में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा, तो आप मेरे को बताइए कि जो पैन के अंदर जो आग जलती है वो कितनी देर के लिए जलती है? क्या वो 5 मिनट के लिए जलती है, या वो 2 मिनट के लिए जलती है, या वो 2 घंटे के लिए जलती है? तो कई बार अगर आप देखोगे तो आप देखना कि जो पेन होता है उसमें जो आग आती है, जो फायर आती है, वो केवल 1 या 2 सेकंड के लिए होती है। ठीक है ना? तो मतलब ए फ्लैश इन द पेन, तो फ्लैश का मतलब चमक, इन द पेन यानी पेन के अंदर। तो पेन के अंदर जो चमक होती है, तो चमक का मतलब उस फायर से है, उस आग से है जो ऑयल के कारण 1 या 2 सेकंड के लिए रहती है। ठीक है ना दोस्तों? तो पेन के अंदर लगने वाली आग कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। और वहीं से इस ईडियम का चलन हो गया कि फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी चीज़ जो थोड़े समय के लिए होती है, किसके लिए होती है? थोड़े समय के लिए होती है। जिस प्रकार से पैन में, फ्राइंग पैन में लगने वाली आग जो होती है ना, वो 1 या 2 सेकंड के लिए होती है, फिर वो ऑटोमेटिक ही बुझ जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तो आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ जो थोड़े समय के लिए है, थोड़े पलों के लिए है, तो उसके लिए आप ए फ्लैश इन द पैन बोल सकते हो। ठीक है ना? जैसे सपोज करते हैं कोई भी इंसान बोलता है कि मैं ये काम, जिस प्रकार से पैन में लगने वाली आग थोड़े समय के लिए, कुछ पलों के लिए ही होती है, उसी तरीके से कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो थोड़े समय के लिए ही रहता है, ठीक है ना, जो काफ़ी लॉन्ग नहीं रहता है, उसके लिए इस ईडियम का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहें कि अभिषेक बच्चन होप टू बी ए फिल्म स्टार, यानी कि उसकी इच्छा थी कि वो बहुत ही बड़ा एक मेगा स्टार बन जाए। ठीक है ना? 1-2 फिल्में उसकी चली भी, लेकिन हिज कैरियर वॉज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। उसका कैरियर केवल एक पेन में फ्लैश के समान था, यानी कि थोड़े समय के लिए था। अमिताभ बच्चन का नाम काफ़ी है, लेकिन उसके बेटे का नाम इतना नहीं है जितना कि अमिताभ बच्चन का है। ठीक है ना? तो सपोज करते हैं कि आप चीटिंग कर लेते हो, आप किसी को धोखा दे देते हो। ठीक, आपने धोखा दे दिया, आप सफल हो गए, लेकिन सफल होने के बाद में जो खुशी, जो आनंद है ना, वो कुछ पलों का ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप धोखा देके किसी से कुछ छीन लेते हो, सफल हो जाते हो, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो मैं कहूँ कि द जॉय ऑफ चीटिंग, है ना, चीटिंग का जो आनंद है, इज़ ओनली अ फ्लैश इन द पेन, यानी कि पेन में फ्लैश के समान है, यानी कि उस पेन में लगने वाले उस
एक तरीके से कढ़ाई में लगने वाली आग के समान है, जो 1 या 2 सेकंड के लिए होता है। तो ए फ्लैश इन द पैन यानी कि पैन में लगने वाली चमक, पैन में लगने वाली आग, यानी कि वह चीज़ जो कुछ मोमेंट्स के लिए होती है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो ए फ्लैश इन द पैन मीन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की, और इसके अंदर आपके पास 2 इडियम एक साथ हैं और दोनों का मीन एक ही है। पहला तो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और सेकंड है बोन ऑफ कंटेंशन। तो देखिए पहले बात करते हैं फर्स्ट की। इसमें लिखा हुआ है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल यानी होता है सेब, और डिस्कॉर्ड बोलते हैं झगड़े को। किसको बोलते हैं? झगड़े को। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या हो गया? झगड़े का सेब, ठीक है ना। तो वह सेब जो झगड़े का कारण है। जैसे मैं कह सकता हूँ वह सेब जो किसका कारण है? झगड़े का। इसका मतलब होगा ए कॉज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़े का कारण। देखो हुआ क्या था कि एक एरिस नामक एक गोडेस थी, एक देवी थी, उसको किसी जगह इनवाइट नहीं किया गया था। तो उसने क्या किया, वहाँ झगड़ा करवाने के लिए एक सोने का एप्पल उस सभा में फेंक दिया जहाँ उसको इनवाइट नहीं किया गया था। तो जैसे उस गोल्ड के एप्पल को लोगों ने देखा तो उसको लेने के लिए दौड़ पड़े, ठीक है ना। तो कोई बोल रहा था कि इसे मैं लूँगा, मैंने देखा, कोई बोलता है कि नहीं पहले मैंने उठाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो वो जो एप्पल था वो सोने का था और उसके कारण वहाँ झगड़ा हो गया। तो तभी से इस ईडियम का, इस मुहावरे का चलन बढ़ गया कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का सेब, यानी कि वह सेब जो झगड़े का कारण है। तो जब भी कोई चीज़ झगड़े का कारण होती है, झगड़े की जड़ होती है, उसको बताने के लिए इस ईडियम का यूज किया जा सकता है। जैसे कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर एप्पल, सॉरी, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर डिस्कॉर्ड वाला एप्पल है, झगड़े वाला एप्पल है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो झगड़े वाला सेब यानी कि झगड़े की जड़ होना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की जड़, ठीक है ना। जैसे अब आगे आता है बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन यानी हो गया हड्डी, और कंटेंशन बोलते हैं झगड़े को। तो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की हड्डी, झगड़े वाली हड्डी, वह हड्डी जिसके कारण क्या होता है? झगड़ा होता है। तो एक बार एक हड्डी पड़ी हुई थी, किसी कुत्ते को वो हड्डी मिल गई। तो जैसे वो उसको लेके जा रहा था तो उसके सामने अचानक से एक दूसरा कुत्ता आ गया। अब वो कुत्ता बोलता है कि ये हड्डी मेरे को दे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उसने मना कर दिया। तो दोनों उस हड्डी के लिए, उस हड्डी के टुकड़े के लिए आपस में झगड़ने लग गए। जैसा कि आप पिक में भी देख सकते हैं, 2 डॉग आपके सामने हैं और उनके पास एक हड्डी का टुकड़ा है जिसके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं। तो बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े वाली हड्डी, यानी कि वह हड्डी जिसके लिए झगड़ा किया गया। इसका मतलब वही तो हुआ, झगड़े की जड़ होना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े वाला सेब, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े वाली हड्डी, इन दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? झगड़े की जड़। जैसे मैं कह सकता हूँ द प्रॉपर्टी वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि संपत्ति झगड़े की हड्डी थी। तो झगड़े की हड्डी का मतलब झगड़े की जड़ थी बिटवीन दोज 2 ब्रदर्स, उन 2 भाइयों के बीच में। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड बोन ऑफ कंटेंशन हैव द सेम मीनिंग। तो चलो बात करते हैं ऑल एंड सन्ड्री की। देखो ऑल यानी होता है सब, और सन्ड्री का मतलब होता है प्रत्येक विभिन्न चीज़, यानी कि एवरी डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड सन्ड्री। तो ऑल यानी हो गया सब, और सन्ड्री का मतलब भी एक तरीके से हो गया सब। तो ऑल एंड ऑल यानी कि सारा का सारा हो गया। तो इसका मीनिंग होगा एवरीवन, यानी कि प्रत्येक आदमी, है ना। जैसे आप कहो कि मैं आज यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से एक मोबाइल गिफ्ट करूँगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब एवरीवन की बात हो रही है, और आप उस एवरीवन को ऑल एंड सन्ड्री भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हो गया प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी ग्रुप के अंदर हो। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन। जैसे मैं कहूँ इट वॉज क्लियर टू ऑल एंड सन्ड्री, तो इट वॉज क्लियर का मतलब यह साफ था, यह स्पष्ट था। टू ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब हो गया सभी लोगों के लिए, कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत था, यानी कि ये तो सब लोगों को क्लियर था कि वहाँ कुछ तो गलत था। तो ऑल एंड सन्ड्री का मीन्स हो गया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अकेला हो चाहे वो ग्रुप में हो। जैसे मैंने कहा ऑल एंड सन्ड्री वर प्रेजेंट देयर, तो ऑल एंड सन्ड्री का मीन्स हो गया एवरीवन, सभी लोगों की बात कर रहा है। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर टू मीट मिस्टर जोशी, यानी कि वहाँ प्रत्येक आदमी मिस्टर जोशी से मिलने के लिए उपस्थित था। अब बात करते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट ईडियम की, जो है
आर्म्ड टू द टीथ। तो देखो दोस्तों, ARM, इसका मतलब आर्म, आर्म यानी होता है भुजा, लेकिन जब इसमें एस लग जाता है तो इसको बोलते हैं आर्म्स, और आर्म्स यानी होते हैं हथियार। तो अब देखो ARMED, अब इस आर्म में लगा दिया ED, तो इसका मतलब हो गया आर्म्ड, और आर्म्ड का मतलब हथियारबंद होना। और टू द टिथ, और टिथ बोलते हैं दांतों को, तो यानी कि दांतों तक। तो आर्म्ड टू द टिथ यानी कि दांतों तक हथियारबंद होना। कहने का मतलब आपके पैरों में भी हथियार हैं, आपके हाथों में भी हथियार हैं, आपके पेट पे भी हथियार हैं, आपकी पीठ पे भी हथियार हैं, आपने सिर पे हथियार रखे हैं, यहाँ तक कि आपने अपने मुंह को भी नहीं छोड़ा, आपने अपने दांतों में भी हथियार लगा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा, टू बी एक्सेसिवली आर्म्ड यानी कि अत्यधिक हथियारबंद होना, या टू कैरी मैनी डेडली वेपन्स, बहुत सारे घातक हथियारों को अपने साथ रखना। तो जब कोई भी इंसान अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में हथियार रखता है, तो उसको बोल सकते हैं आर्म्ड टू द टिथ, यानी कि दांतों तक हथियार बंद होना, दांतों तक हथियार होना। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये जो रिवॉल्वर वगैरह होते थे, ये बहुत ही लो क्वालिटी के होते थे। लो क्वालिटी कैसे? कि जैसे आपने फायर कर दिया, तो फायर करने के बाद में उसको रीलोड करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता था, एक प्रोसेस करनी पड़ती थी कि इसको ऐसे करो, और इसमें क्या बोलते हैं, कारतूस लगाओ, फिर इसको बंद करो, है ना। तो पहले जो लुटेरे आते थे वो क्या करते थे कि अपने दोनों हाथों में गन रखते थे, बंदूक रखते थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो क्या करते कि जो कटार होती थी, जो चाकू होता था, वो अपने दांतों में दबा लेते थे। आपने देखा होगा काफ़ी पिक्चर्स के अंदर कि दोनों हाथों में हथियार है और मुंह में चाकू है, और फिर वो मतलब दीवार वगैरह कुछ भी चढ़ के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा आदमी जिसके दोनों हाथों में हथियार है, जिसने मुंह में भी चाकू दबा रखा है कि बाई चांस हथियार अगर फेल हो जाते हैं तो चाकू से ही हमला कर देंगे। तो आर्म्ड टू द टिथ हो गया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हथियारों का होना। जैसे मैं कहूँ, दे थॉट द क्रिमिनल हैड ओनली ए नाइफ, उन्होंने सोचा कि अपराधी के पास केवल एक चाकू है। बट ही वॉज एक्चुअली, लेकिन वह वास्तव में आर्म्ड टू द टिथ यानी कि दांतों तक हथियारों से लैस था, यानी कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा हथियार थे। तो आर्म्ड टू द टिथ का मतलब होगा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हथियारों को कैरी करना, यानी कि रखना। जैसे आप कहो, आई वॉज आर्म्ड टू द टिथ टू फाइट माई एनिमी, मैं अपने शत्रु से लड़ने के लिए आर्म्ड टू द टिथ, हाथों से यानी कि दांतों तक हथियार बंद था। तो इसका मतलब मैंने अपने दांत तक हथियार लगा रखे थे, हाथ में भी हथियार थे, पैरों में भी थे, और दांत में भी मैंने हथियार दबा रखे थे। तो आर्म्ड टू द टिथ का मतलब होगा टू बी एक्सेसिवली आर्म्ड टू कैरी मैनी डेडली वेपन्स, यानी कि बहुत सारे हथियारों को अपने साथ रखना। अब बात करते हैं बैक टू स्क्वायर वन की। तो देखिए, बैक यानी होता है वापस या फिर से, और स्क्वायर वन, तो देखो दोस्तों, आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा जिसके अंदर 99 पे एक बड़ा सारा सांप होता है। जैसे आप 99 पे जाते हो तो वो आपको खा जाता है, खाने के बाद में आपको कहाँ पहुँचा देता है, आपको लगभग 1 2 या 3 4 के मतलब आसपास आपको पहुँचा देता है। तो आप प्रयास करते करते ऊपर चले गए, 99 पे पहुँचे पहुँचे, और जैसे आपको सांप ने खाया, तो बताइए आप कहाँ जाओगे? बीच में जाओगे या शुरुआत में जाओगे? तो शुरुआत में जाओगे। और आपको पता होगा कि सांप सीढ़ी के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 42 42 43 44, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो जैसे ये 42 लिखा हुआ है, तो ये सारा का सारा एक स्क्वायर में लिखा हुआ है। देखिए, पूरा का पूरा एक स्क्वायर है ना। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो सपोज कीजिए अगर कोई इंसान 58 पे चला जाता है, और 58 पे जाने के बाद में उसको सांप खा जाता है, तो बताइए वो वापस से नीचे आएगा। तो सपोज कीजिए अगर वो 10 पे आ जाता है, तो 10 पे आएगा, तो 10 किस में लिखा हुआ है? 10 एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एक वर्ग में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस ईडियम की शुरुआत यहीं से हुई थी, बैक टू स्क्वायर वन। तो बैक यानी वापस, और स्क्वायर वन का मतलब एक वर्ग से, वर्ग का मतलब जहाँ से आपने शुरुआत की उसी से है, ठीक है ना। तो जैसे ही 99 पे आपको सांप ने खाया, तो सांप खाते ही बैक वापिस आ जाओगे कहाँ पे? टू स्क्वायर वन। स्क्वायर वन यानी एक नंबर वर्ग पे, उस वर्ग पे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होगा बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, यानी कि उसी स्थान पे वापस आ जाना जहाँ पे इंसान ने शुरुआत की थी। या विद नो प्रोग्रेस, या किसी भी प्रकार की प्रगति का नहीं होना, यानी कि गया तो था 99 पे, लेकिन खाते ही फिर वापस से एक पे आ गया। तो बताओ प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब
मतलब फिर से शुरुआत पे आ जाना, या किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं होना, या जैसे लिखा हुआ इसमें रिटर्न टू द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत पे वापस पहुंच जाना। तो जब कोई भी इंसान वापस से उसी जगह चला जाता है तो उसको बोला जाता है बैक टू स्क्वायर वन। जैसे इसने कहा ही लेफ्ट हिज स्टडीज़ फॉर 3 months, उसने अपने अध्ययन को 3 महीने के लिए छोड़ दिया है। अब 3 महीने के लिए कोई इंसान अपनी स्टडी छोड़ेगा तो बताइए वो वापिस से जीरो पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हम कह सकते हैं नाउ ही इज़ बैक टू स्क्वायर वन, कि वह अब वापिस से बैक यानी वापिस से टू स्क्वायर वन। स्क्वायर वन का मतलब शुरुआत पे आ गया, तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होगा वापिस से शुरुआत पे आ जाना, वापिस से जीरो पे आ जाना, यानी कि फिर से उसी पॉइंट पे आ जाना जहाँ से उसने शुरुआत की थी। जैसे मैं कहूँ एज द गवर्नमेंट गेव 3 days रिलैक्सेशन इन कोरोना, जैसे ही सरकार ने कोरोना में 3 दिन की छूट दी, एंड द वायरस स्प्रेड स्विफ्टली अगेन, और वायरस दोबारा से तेज़ी से फैल गया, यानी कि इसको इतना कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने के बाद में आपने 3 दिन की छूट दे दी तो ये वापस से फैलेगा, और वापस से फैलेगा तो दस वी आर बैक टू द स्क्वायर वन, यानी कि हम वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यानी कि हम वापस से जीरो पे आ गए। तो कोई भी इंसान वापस से उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, तो उसको बोल सकते हैं बैक टू स्क्वायर वन। सपोज कीजिए कि आप कांस्टेबल हो, आप हेड कांस्टेबल हो गए, आप एएसआई हो गए, आप एसआई हो गए, आप सीआई हो गए, मतलब आप बहुत ही अच्छी रैंक पे पहुंच गए, लेकिन आपसे कोई ऐसी गलती हो गई कि सरकार ने आपकी जितने भी वो क्या बोलते हैं जितनी भी सीनियरिटी थी उसको ख़त्म करके आपको वापस से कांस्टेबल बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? यू आर बैक टू स्क्वायर वन, आप फिर से उसी स्थान पे आ गए जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो चलिए बात करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल ईडियम की, आज के लास्ट एंड फाइनल ईडियम की, जिसमें लिखा हुआ है बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब बुरा खून नहीं होता, बैड ब्लड का मतलब उस व्यक्ति की बात की जाती है जो दूसरों के प्रति बुरी भावना रखता है, दुर्भावना रखता है, इलविल रखता है। तो जब आप किसी के प्रति बहुत ही गहरी नफरत की भावना रखते हो तो उसे बोला जाता है बैड ब्लड, यानी कि एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट पीपल। तो जब दो अलग अलग लोगों के बीच में शत्रुता होती है, दुर्भावना होती है, नफरत होती है, इलविल होती है, तो उसको बैड ब्लड बोला जाता है। जैसे देयर इज़ नॉट बैड ब्लड बिटवीन अस, यानी कि हमारे बीच में कोई बैड ब्लड नहीं है। बैड ब्लड यानी बुरा खून नहीं, यानी कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार की नफरत नहीं है। आई डोंट नो वाई वी शुड फाइट, मुझे नहीं पता कि हमें क्यों लड़ना चाहिए। यानी कि जब बैड ब्लड है ही नहीं, कोई इलविल यानी बुरी भावना है ही नहीं, कोई हैट्रेड यानी कि कोई नफरत है ही नहीं, है ना, किसी प्रकार की शत्रुता है ही नहीं, तो बैड ब्लड का मतलब इसी से होता है। जैसे अपन कह सकते हैं देर देर है देर हैज़ बीन बैड ब्लड्स, सॉरी ब्लड्स नहीं, ब्लड ही होगा। देयर हैज़ बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स, यानी कि इन दोनों परिवारों में कई सालों से बैड ब्लड रहा है। तो बैड ब्लड मीन्स यानी कि दुर्भावना रही है, इलविल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।